Hello students, welcome to you in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective from कंकड़बाग पटना। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को CGL, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, CPF, NDA इत्यादि में पूछे जाने वाले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाने का टेक्निक क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे हम लोग को सोचना है, कैसे जल्दी बनाना है। तो इस टेक्निक को आज हम लोग सीखेंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बार बार देखिए। एक बार में अगर समझ में नहीं है तो बार बार देखिए। जितना बार देखिएगा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है, इसका बनाने का टेक्निक क्या है। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाते समय सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, टोटल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है जो अंडरलाइन पार्ट है, हम लोग अंडरलाइन पार्ट को देखेंगे कि अंडरलाइन पार्ट को ही सिर्फ देखिए, इसका मीनिंग क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे कोई मतलब आपको नहीं है। सिर्फ अंडरलाइन पार्ट को देखना है कि अंडरलाइन पार्ट में एरर कहाँ है। अगर कहीं एरर मिलता है तो तुरंत हम लोग वहीं पर ये एरर को देखते हुए और ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेशन विधि, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में एलिमिनेशन विधि हम लोग अपनाते हैं, उसी तरह से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी एलिमिनेशन विधि को अपनाना है। ये टोटली ग्रामर बेस्ड होता है। ये टोटल आपको ग्रामर के हिसाब से सोचना है। ग्रामर आपको याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, हु आई बिलीव टू बी ए एक्टर। देखिए यहाँ पर ए एक्टर है। मैंने ये मीनिंग क्या कहा था, इसको मीनिंग समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तब मीनिंग समझने का प्रयास करना है, नहीं तो मीनिंग समझने का प्रयास बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। तो देखिए ये एक्टर, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्टर है, ए है, वॉवेल से शुरू है, तो एक्टर के पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। एक्टर के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है, तो एरर हम लोग का मिल गया। ये सेंटेंस में मीनिंग क्या कहता है, इसको से हम लोग कोई मतलब नहीं है, एरर मिला हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में खोज ली कि एन एक्टर जरूर होगा, ये एक्टर नहीं होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर एन एक्स, इसमें अब देखिए लास्ट में एक बार, अब इसमें क्या हुआ, नहीं हुआ, एरर मिल गया तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया। एरर मिल गया तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ इसको भी डालिए तो ए है, आपका नहीं होगा, आंसर तो ए होगा ही, इसलिए यहाँ पर देखिए एन है, तो एन एक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए मस्ट बी, तो मस्ट बी के बाद यहाँ पर अगर इसको हम लोग हटा देंगे, ए को हटा देंगे, तो मस्ट बी के बाद यहाँ पर एन का प्रयोग जरूर होगा। ए एन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ये आपका एक्टर है, तो एक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि हिंदी में एक दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन इंग्लिश में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। ये ग्रामर का रूल है। जैसे कि लिखना है कि मैं छात्र हूं, मैं छात्र हूं, ठीक है, तो इसका आई एम स्टूडेंट गलत हो जाएगा, आई एम स्टूडेंट गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। इसका ट्रांसलेशन तो हो गया, ये हिंदी सही है मगर ये सेंटेंस गलत है, इसलिए कि ये स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ग्रामर का रूल कहता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य हम लोग करेंगे। ग्रामर का रूल है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट, तब सही होगा। आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT, आई एम, ये सेंटेंस आपका सही है। हिंदी में मैं छात्र हूँ लिखिए या मैं एक छात्र हूँ लिखिए, दोनों सही है, लेकिन इंग्लिश में आपको आई एम ए स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एक्टर के पहले अगर सी ऑप्शन आप डालते हैं, मस्ट के बाद बी है, यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं है। अगर ए या एन का प्रयोग होता तो इस ऑप्शन को हम लोग सोचते। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाते समय अगर लंबा है, जो भी है, छोटा सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है, इसमें पढ़कर एरर ढूंढना है कि इसमें एरर क्या है।
जब एरर मिल गया तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में अब यहाँ पर ये देखिए और इस हिसाब से हम लोग इसको छाट के आंसर फटाक से निकाल दिए, 1 सेकंड में आपका बन जाएगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का तरीका डेवलप करना है, आपको सोचने का तरीका डेवलप करना है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खुद आंसर आपको बने। लेकिन ग्रामर का रूल आपको याद रहना चाहिए, ग्रामर के रूल के बार बार रिवीजन कीजिए, सब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, my daughter is as tall as or maybe taller than my son, as tall as को हम लोग यहाँ पर इंप्रूव करना है। ये ऑप्शन is as taller as, B option is as tall, C option is almost equal tall, D no improvement, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एज दिया हुआ है, एज इसका मतलब होता है जितना डॉट 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 उतना। एज का मतलब क्या होता है, जितना डॉट डॉट उतना। तो ये ग्रामर का रूल कहता है कि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एज और एज के बीच में हमेशा किसका प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चीज आपको याद होगा तो ए ऑप्शन आप काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए इज एज टॉल, तो केवल एज टॉल डालिएगा तो ये तो कंजंक्शन में आता है। अगर केवल एज होगा तो यहाँ पर किसका काम करने लगेगा, कंजंक्शन का काम करने लगेगा। तो जब ये कंजंक्शन का काम करने लगेगा तो इसके बाद सेंटेंस चाहिए। तो जब सेंटेंस चाहिए तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, एज टॉल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एज रहता तो होता, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इज ऑलमोस्ट इक्वल टॉल, ये भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये ऑलरेडी सेंटेंस आपका क्या है, सही है, इसका नो इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो यहीं पर आप मार दीजिएगा, इसलिए कि एज और एज है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। आंसर फटाक से मिलेगा, 1 सेकंड में मिलेगा और आपका नो इंप्रूवमेंट मार दीजिएगा। अब देखिए इसमें और क्या किया है कि एज टॉल एज कंपैरेटिव डिग्री में है और यहाँ पर टॉलर एज टॉल एज यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में है और टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो एक सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन देखिए इसमें 2 अलग अलग क्लॉज है, यहाँ पर और है, इसका मीनिंग समझना है हम लोग को। और है, इसको देखिए कैसे, एक हेल्पिंग वर्ब इज है, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मे भी है, मे, ठीक है। अब हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं। माई डॉटर इज क्या होगा, टॉलर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ से माई डॉटर इज टॉलर देन माई सन। मेरी बेटी मेरे बेटे से क्या है, लंबी है। एक सेंटेंस हो गया। माई डॉटर इज के बाद अब आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। माई डॉटर इज टॉलर देन माई सन, ठीक है। अच्छा, दूसरा बनेगा कि माई डॉटर इज, एक मिनट फिर से इसको हम लोग समझते हैं। माई डॉटर इज एज टॉल एज माई सन, यहां से लेंगे
माई डॉटर इज एज टॉल एज माई सन, यहां से लेकर आते हैं इसको, यहां से ऐसे ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे समझते हैं। माई डॉटर इज एज टॉल एज माई सन, यानी कि मेरी बेटी उतनी लंबी है जितनी लंबा मेरा बेटा है। मेरी बेटी उतनी लंबी है जितनी मेरा बेटा है, मतलब सेम है। या फिर कहता है कि माई डॉटर, अब ऐसे समझिए, माई डॉटर में बी, यहां पर माई डॉटर में बी टॉलर देन माई सन, या पढ़ेंगे, या पहला हो गया कि मेरी बेटी उतनी लंबी है जितनी मेरा बेटा है, या मेरी बेटी में बी टॉलर देन माई सन, मेरे बेटा से लंबा हो सकती है। इसमें दो सेंटेंस है, एक कहता है कि मेरी बेटी उतनी लंबी है जितनी मेरी बेटा है, एक कहता है कि मेरी बेटी उतनी लंबी हो सकती है, मेरी बेटी मेरे बेटा से लंबा हो सकती है। दो सेंटेंस है, तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव मिलाकर बनाया है। लेकिन आपको आंसर तो यहां से चाहिए, जब आप जान गए कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, यही समझ दीजिएगा, आगे समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, दिस पेंटर इज द मोस्ट skilled of all other painters in our team। हम लोग को इम्प्रूव करना है ऑफ ऑल अदर पेंटर्स को इम्प्रूव करना है। ये ऑप्शन ऑफ ऑल द अदर पेंटर, बी पेंटर, सी ऑफ ऑल पेंटर, डी नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, ऑफ ऑल अदर पेंटर्स को इंप्रूव करना है। ये हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। एक बार मार देखो, मार दीजिए कि यहाँ पर ऑल है, तो ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल होगा। ऑल के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग होता है। अगर पेंटर में एस लगा रहता है, यहाँ पर अगर एस लगा रहता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है, इसलिए एस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बचा हम लोग का ये और ये। कहता है कि दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड का मतलब क्या होता है, दक्ष, कुशल। तो यह पेंटर सबसे अधिक कुशल है, यह पेंटर सबसे अधिक कुशल पेंटर है। यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है, यहाँ पर हम लोग पेंटर चाहिए, पेंटर की आवश्यकता है। दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर, सबसे कुशल पेंटर है। इन आवर टीम, हमारे टीम में सबसे कुशल पेंटर है। यहाँ पर ये तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। इसलिए ये स्किल्ड के पास क्या किया है, नाउन को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। अच्छा, दिस है, दिस पेंटर है, एक पेंटर की बात हो रही है, एक पेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर पेंटर सही है। अगर इसको नो इम्प्रूवमेंट करते हैं तो दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड, यह पेंटर सबसे अधिक कुशल है। तब देखिए, यह पेंटर सबसे अधिक कुशल है, तो कुशल की चीज है, कुशल पेंटर है ना, पेंटर की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर पेंटर आता तब ये सही होता कि दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर ऑलरेडी आता ऑफ ऑल अदर पेंटर्स इन आवर टीम, तब हमारा सेंटेंस सही होता है।
यहाँ पर पेंटर की आवश्यकता है, पेंटर को छोड़ दिया है, तो इम्प्रूव करना तो अब यहाँ पर कुछ ऐड तो करना नहीं है, तो इसको हटा करके यहाँ से यहाँ तक हटा करके हम लोग क्या करेंगे, पेंटर को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर पेंटर छोड़ दिया है, पढ़ने से समझ में, ये मीनिंग आपका सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करने से इसका आंसर आया कि दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर, यह पेंटर सबसे कुशल पेंटर है। केवल कुशल छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Since 1975, there was no volcanic eruptions full stop. There was no volcanic eruptions. Eruption is B, R, C have been D, no improvement। ठीक है, आप देखिए वाज को हम लोग को इम्प्रूव करना है, वाज को इम्प्रूव करना है, तो इसमें अब ये मीनिंग क्या कहता है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वाज को इम्प्रूव करना है तो देयर के बाद वाज है, तो रूल कहता है कि देयर के बाद वाज या वेयर, देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। देयर के बाद इज भी होगा, देयर के बाद आर भी होगा, देयर के बाद वाज भी होगा, देयर के बाद वर भी होगा, देयर के बाद हैव भी होगा, देयर के बाद हैव भी होगा। लेकिन कब होगा? जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हमारा जनरल रूल है। लेकिन देयर वाले में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, देयर से जब सेंटेंस का शुरुआत होता है तो उसमें वर्ब का जो प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है नो वोल्केनिक इरप्शंस। देखिए इरप्शंस में ये लगा हुआ है कि हमारा प्लूरल है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इज वाला हमारा कैंसिल हो गया। अब ये क्वेश्चन गलत भी हो गया, अगर यहाँ पर वर आता तो होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। अब आर बचा और हैव बीन बचा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है सिंस 1975, 1975 से तक क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जब दिया रहता है तो उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट ये तो अगर इसको हम लोग डालेंगे कि देयर आर नो वोल्केनिक इरप्शंस, आर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर सिंस सेंटेंस में टाइम दे दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है। तो जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हो या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग रहता है तो उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो हम लोग कौन मार देंगे, सी मार देंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा कि देयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इरप्शंस प्लूरल है, इसलिए वाज यहाँ पर गलत हो गया, इज नहीं होगा, आर होगा या हैव बीन होगा। लेकिन आर क्यों नहीं होगा? आर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। तो जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दे देगा तो उसमें जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जब दिया रहता है तो उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। उस आधार पर हम लोग सी ऑप्शन को आंसर मार दिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Joyce
कुड नॉट हेल्प क्राइंग, कुड नॉट हेल्प क्राइंग, कुड नॉट हेल्प क्राइंग, इसको इंप्रूव करना है। ये ऑप्शन में है हमारा क्राई, बी टू क्राई, सी क्राई टू क्राई, सी बट क्राइंग, डी नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग आंसर मार देंगे नो इम्प्रूवमेंट। अब नो इम्प्रूवमेंट इसलिए मारेंगे, अगर आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा, कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब होता है के बिना रहना, के बिना रहना। ठीक है, कांट हेल्प का मतलब के बिना रहना। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प लाफिंग, और कांट हेल्प के बाद हमेशा, कांट हेल्प के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है। आपको याद होना चाहिए, कांट हेल्प प्लस क्या होगा, बिफोर। कांट हेल्प के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग, कहीं भी कांट हेल्प का पास्ट कुड नॉट हेल्प, कुडंट हेल्प हो गया, तो कहीं भी कांट हेल्प एक साथ मिले तो कांट के बाद हेल्प मेन वर्ब का काम नहीं करता है। कांट हेल्प का मतलब ही होता है के बिना रहना, और कांट हेल्प के बाद अगर वर्ब है, वर्ब आएगा ही आएगा, तो हमेशा क्या होगा, बिफोर होगा। जैसे मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प रीडिंग। मैं मैच देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प वाचिंग द मैच। मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? तो ये चीज अगर आपको याद है तो फटाक से आंसर आप मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। I have to going for the meeting। ठीक है, अब टू गोइंग को आपको अंडरलाइन इंप्रूव करना है। ए ऑप्शन में है टू वेंट, बी में है टू गिव, सी में टू गो, डी नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। टू के बाद V4 का भी प्रयोग होता है, मगर वो अपवाद में होता है, जैसे कि कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, यूज टू। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सब ये सब कि टू के बाद V4 का प्रयोग कब किया जाता है। तो अपवाद में टू के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टू के बाद हमेशा 99% V1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उद्देश्य बताता है। तो आई हैव टू गोइंग, आप जान गए कि टू के बाद V4 है, यहाँ पहले है, बिल्कुल गलत है। तो टू के बाद V1, फटाक से आंसर कौन मार दीजिएगा, सी आपका हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ध्यान में रखना है। सबसे पहले गलत देखिए, अंडरलाइन पार्ट पर विचार करना है। अगर आपको गलत मिल गया, कॉन्फिडेंशियल गलत मिल गया, तो फटाक से आंसर में जाकर के मार दीजिए। टू के बाद V1 आप जानते हैं, टू के बाद V2 कब बिल्कुल नहीं होगा, टू के बाद गे बिल्कुल नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, इसलिए गलत है। कौन मार दीजिएगा आंसर, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रमन एज वेल एज अमर आर कमिंग। यहाँ पर आर को अंडरलाइन करना है, आर को इंप्रूव करना है। ए ऑप्शन में इज, बी ऑप्शन वर,
सी ऑप्शन, शुड, डी नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर इज होगा। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कहता है कि दो नाउन जब एज, आई विल, आई से जुटेगा, ये एक नाउन है रमन, RAMN रमन, दूसरा नाउन अमर है, तो जो नाउन को या दो सब्जेक्ट को एज विल, आई से जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये वर्ब हमारा पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। वर्ब हम देखिए याद रखिएगा, जब दो नाउन को एज विल, आई से जोड़ेंगे तो ये वर्ब का प्रयोग पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। यहाँ पर रमन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब आगे कमिंग है तो इज होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, कैंसिल हो गया। शुड आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए शुड के बाद बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। शुड क्या होता है, मॉडल्स होता है, तो मॉडल्स के बाद कभी भी, मॉडल्स के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद कभी भी V4, V2, V3 का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो अगर आप शुड डालिएगा तो शुड के बाद V4 है, ऐसे ही गलत हो गया। वर्ड डालिएगा, आप वर्ड हो सकता था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि आ रहे थे, लेकिन अब ग्रामर का रूल कहता है कि जब दो नाम को एज विल, आई से जोड़ेंगे तो भाग हमारा पहले वाले नाम के अनुसार होगा। तीसरा धातु कौन मार देंगे, इज मार देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दोज, दोज दिवाली, दोज दिवाली, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, वाज वंडरफुल। इसमें दोज को अंडरलाइन करना है, इंप्रूव करना है हम लोग को। ए में दिस, बी थिंग, सी दैट, डी नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। दोज क्या होता है, प्लूरल होता है, और दैट का प्लूरल दोज और दिस का प्लूरल दीज। तो दोज के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। दोज के साथ किसका प्रयोग करेंगे, दोज के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो दोज के बाद दिवाली तो यहाँ पर सिंगुलर है ना, दिवाली क्या है, सिंगुलर है, इम्प्रूव इसमें करना है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, दीज है तो दीज के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, दीज प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो दीज भी हमारे यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दीज भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थिंग या नहीं होगा, थिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, तब कौन मार देंगे, दैट मार देंगे कि दैट दिवाली सेलिब्रेशन वाज वंडरफुल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट, द फॉरेन मिनिस्टर said that, the foreign minister said that maintaining cordial relations, maintaining cordial relations with our neighbor becomes the key। ये हमको इम्प्रूव करना है, becomes the key को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये ऑप्शन। hold the key, B brings the key,
C is the key, is the key. D no improvement, no improvement. ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। becomes the key, become में s लगा हुआ है, तो जब become में s लगा हुआ है इसका मतलब कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब मूल रूप में क्या होता है, वर्ब मूल रूप में प्लूरल होता है, जब उसमें हम लोग s और s लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो सबसे पहले becomes the key दे दिया। अब becomes the key मीनिंग सही है, becomes के लिए सब्जेक्ट खोजेंगे हम लोग। तो द फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट, फॉरेन मिनिस्टर कहे कि, तो यहाँ पर दैट तो कंजंक्शन का काम करने लगा, किसका काम करने लगा, कंजंक्शन का। ठीक है, तो कैसे पता चला, इसलिए कि सेड दैट कहे कि अब मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। ठीक है, बिकम्स यहाँ पर वर्ब आ गया, वर्ब आ गया इसका मतलब इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब आ जाता है तो वो क्लॉज का काम करने लगा, सेंटेंस का काम करने लगता है। तो बिकम्स के लिए देखिए सब्जेक्ट है मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशंस, मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशंस, कोर्डियल रिलेशंस को मेंटेन करना। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो सिंगुलर होगा ही। और मेंटेनिंग यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, जेरेंडियल नाउन का। वर्ब में जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंडियल नाउन का काम करने लगता है। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, वॉकिंग इन द मॉर्निंग विथ आवर फ्रेंड्स इज यूजफुल, ऐसे हम लोग करेंगे। तो बिकम तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिकम का मतलब क्या होता है, होना। कहता है कि मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशंस विथ आवर नेबर, हमारे अपने पड़ोसियों के साथ कोर्डियल रिलेशंस को मेंटेन करना इज द की, मुख्य चीज है, कि मुख्य चीज होता है, मुख्य चीज है, इज द की। यहाँ पर कौन मार देंगे हम लोग, सी मार देंगे। होल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि ये वर्ब क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर, तो होल्ड वाला हमारा बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। ब्रिंग्स नहीं होगा इसलिए कि कोर्डियल रिलेशंस को मेंटेन करना हमारे पड़ोसी के साथ लाता है, नहीं। कोर्डियल हमारे पड़ोसी के साथ कोर्डियल रिलेशन मेंटेन करना हमारा मुख्य चीज है। इज द कौन हो जाएगा, इज द ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का तरीका है, और वीडियो में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का डालूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। और मेरे वीडियो को बार बार देखिए, जितना बार देखिएगा तब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बनाया जाए कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मेरे यहाँ कोई भी इंग्लिश कंपटीशन का, बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, डिफेंस, किसी भी चीज़ का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ग्रामर का क्लास होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है। और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पीओ इत्यादि का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्क्रिप्टिव का क्लास होता है। ओके, थैंक यू।